चलिए, हमारी एक छात्रा का एक सवाल था कि उन्होंने कोई वीडियो क्लिप देखा होगा जो हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर ये शैडो बैंकिंग क्या होता है, व्हाट इज शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग अक्सर चर्चा में रहा है, जैसे बैंकों की परछाई। तो शैडो बैंकिंग क्या है? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बैंक्स की तरह ही काम करते हैं, दे आर वर्किंग लाइक अ बैंक्स, बैंक की तरह ही काम कर रहे हैं, पर वो बैंक नहीं है। बैंक की तरह ही काम कर रहे हैं पर बैंक नहीं है। तो फिर आपके मन में ये सवाल आया कि बैंक नहीं है तो बैंक की तरह काम कर रहे हैं, तो जब बैंक की तरह काम कर रहे हैं तो बैंक नहीं है ये कैसे पता चलता है? आया ना? चलो देखिए, बैंक्स जब बैंक्स की तरह काम करते हैं तो वो कंप्लीटली बैंक ही हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग रेगुलेशंस के अधीन आते हैं। दे आर वर्किंग अंडर द रेगुलेशन और उनको हम कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशंस। आज सुंदर राइटिंग लिखने का मन कर रहा है, देखो लग रही है ना। और जिस दिन मूड ना हो क्या करता रहता हूँ, सारी खेल मूड की है। ओके, देखो साफ साफ समझ आया। वो बैंकिंग रेगुलेशंस के अंदर काम करते हैं। ओके, मतलब इसी से तय हो जाता है उनका वर्किंग स्फेयर, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और उनकी शक्तियाँ, कामकाज का क्षेत्र, क्योंकि वो खास कानूनों के तहत आते हैं। अब ये जो हैं जो बैंकों ही की तरह काम कर रहे हैं पर बैंक्स नहीं हैं, मतलब बैंक्स की परछाई है, शैडो बैंकिंग है। ओके, तो इनको फिर कौन रेगुलेट कर रहा है? इनको डिफरेंट डिफरेंट लॉज रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ये कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं? तो अब हमने एक तरफ देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हमारे दिमाग में आया बैंक्स। तो दूसरी तरफ कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आइए उनको समझ लेते हैं। अभी तक की चर्चा से हमने समझा कि देश में कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंक ही की तरह काम करती हैं, पर वो बैंक नहीं है। आप उन्हें बैंक की तरह नहीं देख रहे हैं। अब वो आप कह रहे हैं कि वो बैंक फिर कैसे नहीं है, क्योंकि शायद वो बैंकिंग रेगुलेशन के अधीन नहीं आ रही हैं। उनका जन्म का तरीका अलग है, वो अलग कानूनों के तहत जन्मी हैं, अलग अलग संस्थाएं उन्हें रेगुलेट कर रही हैं। आरबीआई जैसे उन्हें रेगुलेट नहीं करता, और इसी से उनका जुरिस्डिक्शन, उनका वर्क प्रोफाइल अलग होता है बैंक से, पर स्टिल दे आर वेरी सिमिलर टू बैंक्स। बैंक्स की तरह काम करती हैं। क्या काम करती हैं अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम ये कह रहे हैं आपको कि हम शैडो बैंकिंग में उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेते हैं जो बैंक सी की तरह काम करती है पर बैंक नहीं, तो हम इनको क्या कह के पुकार सकते हैं? हम इनको कुछ ऐसा कह के पुकारते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो फिर आपके मन में सवाल आता है कि ये वर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यूज़ किया, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वर्ड क्या है? देखिए, ये हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बीच में रखे मैंने। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेनली कैसा काम करती हैं, ज़रा इसको समझिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेनली कैसे काम करती हैं? चलिए देखिए, एक तरफ हाउस होल्ड्स हैं, समाज को अगर मैं देखूं तो एक तरफ आप सब हाउस होल्ड्स हैं, जिन हाउस होल्ड्स के पास सपोज कीजिए कि फंड्स हैं, उन फंड्स को वो सेव करना चाहते हैं, उन फंड्स को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेव करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब उन हाउस होल्ड्स के पास सरप्लस फंड्स हैं। तो देयर आर हाउस होल्ड्स जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, बट देयर आर एंटिटीज इन द सोसाइटी, कैन बी एनी एंटिटी, रियल एस्टेट एंटिटी हो सकती है, हाउसिंग बोर्ड एंटिटीज़ हो सकती हैं, एग्रीकल्चरल फर्म्स हो सकती हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती हैं, इंडस्ट्रियल एंटिटीज़ हो सकती हैं। देयर आर मैनी एंटिटीज़ इन द सोसाइटी जिनको फंड्स की बहुत ज़रूरत है, हाई लेवल नीड ऑफ फंड्स हैं।
फंड्स की ज़रूरत है, मतलब इनके पास फंड्स की कमी है, डेफिसिट है। फंड्स की नीड क्यों है इनको? क्योंकि शायद ये एंटिटीज़ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, और हमने देखा था कि आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस चाहिए होते हैं, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में हमने देखा था कि तीसरा एक फैक्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज़ कैपिटल। हमने उसको चौथे फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप से अलग करने के लिए नाम दिया था फिजिकल कैपिटल, क्योंकि चौथा फैक्टर था ह्यूमन कैपिटल। तो कैपिटल हमने यहाँ पर देखा था कि वर्किंग कैपिटल भी होता है और फिक्स्ड कैपिटल भी होता है। कि फिक्स्ड कैपिटल ये है कि आपने कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए कोई मशीन लगाई, कोई बिल्डिंग बनाई, प्रोडक्शन के साइकिल के दौरान वो कंज्यूम नहीं हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी, बिल्डिंग वही रहेगी, मशीन वही रहेगी। वर्किंग कैपिटल कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर को पैसे देने हैं, आपको कोई बीज चाहिए खेती के लिए, वो उस प्रोडक्शन साइकिल में कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन इसी की वजह से वो प्रोडक्शन साइकिल वर्किंग होगा। सो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, पूंजी की ज़रूरत है। पूंजी के बिना आप किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना ज़रूरी है पूरे समाज की बेहतरी के लिए, क्योंकि लोगों को कंज्यूम तो कुछ करना ही है, रोटी पानी खाना ही, कपड़ा लत्ता घर बार गाड़ी घोड़ा चाहिए। समाज की प्रगति के लिए, समाज की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, समाज की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, और इनकम जनरेशन के लिए ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए ज़रूरी है, फॉर एवरीथिंग। तो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए चाहिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनमें से एक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, कैपिटल। अब कैपिटल कहाँ से आए? तो कैपिटल को आप देख लीजिए। अब मान लीजिए किसी ने दूर बैठ करके देख लिया, वो ऊपर बैठा हुआ है सैटेलाइट पे और उसे देख रहे हैं 2 घर, पैसा कुलबुल कुलबुल कर रहा है, और इधर 2 लोग, आइडियाज़, प्लानिंग, टीम्स, पैसा नहीं है। तो ये आगे एकदम से उतर आया, आसमान से उतरा है ये। इसका नाम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बिचौलिया, इंटरमीडिएट पर्सन, ये ऊपर से आया, कहते इधर इन दोनों को बुला, कहते इधर, टीम है, आइडिया है, सब कुछ है, कहते हाँ क्या नहीं, पैसा नहीं, पैसा। तो इसने इनको बोला, टीम है, आइडिया है, कहते कुछ नहीं, फिर क्या है, कहते मेहनत करके कुछ जोड़ा है, वो पैसा है, कहते डन। कहते अब इस पैसे पे अगर कुछ दिला दूं, तो इस पैसे पे अगर दिला दूं, इन्वेस्ट कर दो इसको मेरे फिक्स डिपॉजिट में, एफडी बना लो, जिसको हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, और कुछ पैसा अपनी ज़रूरतों के लिए सेव रखो सेविंग अकाउंट में। एफडी करोगे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग अकाउंट में थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जब चाहोगे ऑन डिमांड पैसा निकाल सकोगे, वो डिमांड डिपॉजिट है। तो सेविंग अकाउंट वाला डिमांड डिपॉजिट और एफडी वाला टर्म या टाइम डिपॉजिट, 2 तरह के डिपॉजिट तुम्हारे क्रिएट करवा देता हूँ, तुम्हारा पैसा भी सेव और तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारी कमाई भी बन जाएगी। कहते वेरी गुड। और कोई तरीका? कहते नो प्रॉब्लम एट ऑल, कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके मुनाफे में हिस्सेदारी दिलवा देता हूँ, शेयर मार्केट में लगा देता हूँ, या तो म्यूचुअल फंड के वाया लगा देता हूँ, या सीधा कंपनी के स्टॉक ले लो, स्टॉक से ही ले लो, सीधे टाटा की वेबसाइट जाके टाटा ही ले लो, या फिर कोई म्यूचुअल फंड ले लो, उसमें टाटा अरे आ जाएंगे A to Z। कहता है यार ये भी दिस इज़ बेस्ट यार, ये भी कर लेते हैं। कहता है सब बेस्ट ही कराऊंगा, मैं इंटरमीडियरी हूँ फाइनेंशियल वाला। कहते डन। इनसे पैसा लेने का तरीका ओके। अब इनको आगे बोला पैसे की जरूरत ही, पैसा दे रहा हूँ, ब्याज कितना देते हो? कहते इतना ब्याज दे सकते हैं। ओके, हिस्सेदारी कितनी देते हो? इतनी हिस्सेदारी। जो हिस्सेदारी दे दे उससे हिस्सेदारी ले ली, जो ब्याज दे सके ब्याज। तो डेट इंस्ट्रूमेंट बनाना है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, देख लिया। जो हिस्सेदारी लेना चाहता है उसको बोला इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के वाया पैसा ले ले, और जो ब्याज पे लेना चाहता है उसको बोला डेट इंस्ट्रूमेंट ले ले भाई, आजा ले जा पैसा। तो इस तरह से टर्म्स ऑफ लेंडिंग डिसाइड हो गई डेट के वाया, और टर्म ऑफ इक्विटी शेयर डिसाइड हो गया उधर से इक्विटी के वाया। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ने मनी को सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से उनके एंड यूज़र तक पहुंचा दिया। इनकी भी इनकम बन गई, इनकी भी प्रगति हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो क्या होगा? फ्लो ऑफ मनी। भाई मनी फ्लो कराना पड़ता है। मनी मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? सही कराएंगे, एक सर्कुलेशन ऑफ मनी बनाना पड़ता है। तो कोई तो चाहिए ना, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं हो जाएगा। आप घर में बैठे हैं, हाय मेरा कोई 5,000 ले जाए, किसी को सपना आएगा? आपकी मोहल्ले में लास्ट घर में जो वो सोच रहा है हाय कोई 5,000 दे दे बस। तो दोनों को सपना आ रहा, आकाशवाणी हो रही है, पहले घर के पास 5,000 हैं, जाके ले आओ। तो बिग बॉस में होता है, बिग बॉस आखिरी घर को आदेश दे रहे हैं कि पहले घर से पैसा ले लो। लेकिन अगर आप दोनों नहीं हैं तो पहले घर को लगा
हाय 5,000 एक्स्ट्रा है, उठा गया कि बैंक में जमा करा आता हूँ। दूसरे लास्ट घर के लोग का पैसा चाहिए, कहता उठो चलो बैंक से ले आते हैं। ऐसा करके इंटरमीडियरी चाहिए, नहीं होगा तो सब ऐसे खराब हो जाएगा। आकाशवाणियों से धरती नहीं चलती, संस्था बनानी पड़ेगी ना। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी वर्ड क्लियर है भाई। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को मोटा मोटी दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, मोटा मोटी दो कैटेगरी में। पहले वाले बैंकिंग, बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दूसरे वाले नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग ऐसे वर्ड सुनते ही कई बार सोचते हैं कि अब फिर वही डिफिकल्ट बातें आ गई। नहीं, बहुत ईजी बात है। नॉन बैंकिंग में सारे आ जाएंगे, आ जाओ। नॉन बैंकिंग में पहले आ गई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बजाज फाइनेंस वाले नहीं लेते आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, घड़ियाँ, AC, फ्रिज लेते हो ना बजाज फाइनेंस वालों से। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो। श्रीराम वाले, श्रीराम फाइनेंस वाले, वो भी यही है। ओके, ये सारे आ गए। अब इनके अलावा और भी हैं भाई, वो कौन है? NBFCs हैं, इंश्योरेंस वाले, LIC वाले। आपका पैसा लेके क्या करते हैं? ब्याज देते हैं। वो जो जोड़ जोड़ के बोनस देते हैं, ब्याज ही होता है। अच्छा, पैसा आपका कहाँ लगाते हैं? बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को हाईवे एक्सप्रेसवे बनाना है, पैसा चाहिए। सरकार को एक्सप्रेसवे बनाना है, पैसा चाहिए। किसके पास जाएगी? LIC को फ़ोन लगाएगी, पैसा कितना है? 15-20 लाख करोड़, दे दो 10 लाख करोड़, तो एग्रीमेंट साइन कर लो। तो इंश्योरेंस कंपनियाँ क्या करती हैं? और कई इंश्योरेंस हैं जो आपका पैसा कहाँ लगाती हैं? यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज़ में, यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? कि आपका लगाया हुआ पैसा शेयर मार्केट के यूनिट्स के साथ लिंक कर देंगी। आपको कहीं 4 साल में इतना बन जाएगा, आप 4 साल बाद जाएंगे, कहेंगे ओ बाजार गिरा हुआ। तो फिर आप पूछेंगे ऐसा कैसा हो गया? इंश्योरेंस से तो ऐसी नहीं होती थी। कहेंगे एक्चुअली सर आपकी पॉलिसी यूलिप थी। यूलिप क्या होता है? ट्यूलिप तो सुना है सर, इट वाज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने ऐसा धोखाबाजी क्यों? सर वो एक स्टाफ था हमारा ना, उसने सबके साथ ऐसा किया, वो भगा दिया हमने, वो भगा दिया। ग्राहक कितने लुटे हैं पता नहीं है आपको। तो इंश्योरेंस कंपनियां, NBFCs, ये दोनों। इसके बाद ये जो गली मोहल्ले में शेयर ब्रोकरों के पास जाते हो, स्टॉक ब्रोकर, शेयर ब्रोकर, म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? पैसा लेते हैं, लगाते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट में भी लगाते हैं, इक्विटी में भी लगाते हैं आपका पैसा। आपको बताते हैं हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क। आप कहते हैं एकदम जीरो लो रिस्क, कहते हैं ओके, फिर उठा करके सारा या तो हाई कैप में, लार्ज कैप में लगा दूंगा और डेट में लगा दूंगा, ठीक है, रिटर्न कम रहेगा। फिर आप कहेंगे ठीक ठाक रिस्क, रिटर्न भी चाहिए, थोड़ा रिस्क भी खेलना है। कहते हैं हाँ अब सही है। तो हेज फंड, स्टॉक फंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, NBFCs, ये सारे इधर से पैसा लेने का, इनको पैसा देने का फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। बट ये लोग नॉन बैंकिंग वाले हैं। तो एक है बैंकिंग वाली फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एक नॉन बैंकिंग कैरेक्टर की फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। आज अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? नॉन बैंकिंग कैरेक्टर की फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिसमें ज़्यादातर कॉमन वर्ड जो आप लोगों ने सुना होता है वो NBFC सुना होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। डन है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आओ फिर डस्टर दो। अब कैसा काम कर रहे हैं? आपसे पैसा ले रहे हैं, आपको ब्याज दे रहे हैं या रिटर्न दे रहे हैं, है ना? और आगे पैसा निवेश कर रहे हैं। बैंक क्या करते हैं? लोन देते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं? लोन देते हैं। बैंक भी क्या करते हैं? लोन देते हैं। बैंक लोन देते हैं कि नहीं? देते हैं ना? NBFCs में जाइए आप, बजाज फाइनेंस वालों से आपने AC लिया तो लोन दिया कि नहीं? आपको भी AC चाहिए, जलंधर के किसी शोरूम में चले जाइए, 1 रुपया मत लेकर के जाना, और वो 2 मिनट में आपको बता देगा कि सर बजाज फाइनेंस का कार्ड है? नहीं सर, अभी बना देते हैं आपका। ओके, डन है, ले जाओ, एंजॉय। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जाओ ले आओ। वो पहले दिन ही अपना प्रमोशन इस बात से कह रहे हैं, जीरो इंटरेस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट, 0 डाउन पेमेंट EMI, 0 इंटरेस्ट EMI, 12 किश्तें या 8 किश्तें बना देंगे आपकी, जाओ ले आओ। लेकिन उसी दिन सैमसंग के खाते में 1.25 लाख रुपया डालेंगे। आपको लोन ही दिया उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल पे। कंपनियों को लोन चाहिए, सबको मिल रहा है। बैंक क्या करता है? लोन देता है, क्रेडिट देता है, मनी का सप्लाई स्टैब्लिश करता है। ये लोग भी क्या करते हैं? लोन देते हैं कि नहीं? बैंक का लोन बैंक का एसेट है, तो इनका भी लोन क्या है? इनका एसेट है। डन है कि नहीं? इस तरह से ये बैंक की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं? बैंक की तरह।
लेकिन बैंक नहीं है पूरी तरह, पूरे नहीं है, ये पूरे से ज़रा सा कम है। वो सुनी थी ना वो गाना, चलो यार तुम तो सुनते बहुत कम हो, तभी चीज़ फटाफट रिलेट नहीं कर पाते हैं। मौसम मूवी है, मौसम शाहिद कपूर, इसमें गाना है बहुत बेहतरीन है, पूरे से ज़रा सा कम है, बड़ी अच्छा है, सुनना कभी। तो ये पूरे से बस ज़रा सा कम है। ओके, अब बैंकों को रेगुलेट करता है 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में अगर हम एनबीएफसीज की बात करें, कंपनीज की, इनको रेगुलेट कर रहा है 1956 और बाद में 2013 में अमेंड हुआ कंपनीज एक्ट, इनको कंपनीज एक्ट, ये दोनों में फ़र्क हो गया। तो क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं आते ये, इसलिए ये पूरे से ज़रा सा कम है, पूरे बैंक नहीं है। अगली बात, बैंक हर तरह का डिपॉजिट ले सकता है, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, बोथ द डिपॉजिट्स, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, खास तौर पर अगर मैं एनबीएफसीज की बात करूं तो डिमांड डिपॉजिट तो ले ही नहीं सकते, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते। पहले टर्म डिपॉजिट भी अलाउ नहीं था, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ हद तक टर्म डिपॉजिट अलाउ हो गया, आई बात समझ में। तो कुछ हैं जो क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं, कुछ हैं जो मॉर्टगेज गारंटी से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं, कुछ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं। उन एनबीएफसीज को आज की डेट में टर्म डिपॉजिट लेने की अनुमति है, तो वो टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं। गलती मत करना, अगर ब्लैंक क्वेश्चन आ जाए कि एब्सोल्युटली नहीं ले सकते, वो ऑप्शन गलत होगा यूपीएससी में। टर्म डिपॉजिट सर्टेन लेवल पे ले सकते हैं, फ्यू कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज, वहाँ पर फिर उन पर वहीं पर ही, अब यहाँ पर मैं बताने वाला था, क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आते हैं बैंक, तो इनका रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, लेकिन ये नॉन बैंकिंग है तो इनका रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई नहीं है, अलग अलग बॉडीज़ हैं। जैसे अगर इंश्योरेंस है, जैसे अगर हेज फंड है, स्टॉक ब्रोकर है, शेयर मार्केट, इक्विटी फंड्स हैं, वट एवर बी द थिंग, तो उनका रेगुलेटरी बॉडी सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस उनका रेगुलेटरी बॉडी है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, जैसे अगर कोई चिट फंड है, चिट फंड वो भी इन्हीं में आएगा, तो कोई चिट फंड है तो 1982 का चिट फंड एक्ट उसका रेगुलेटरी बॉडी है, तो अलग अलग। और जैसे अगर एनबीएफसीज में एनबीएफसी ही हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में, तो 2013 और 1956 वाला कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 उन पर लागू होगा। तो अलग अलग कानूनों के तहत अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है इनकी, लेकिन इनका कमर्शियल बैंक्स, इनका कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एवरीथिंग आरबीआई के अंडर रेगुलेट होंगे ये, क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आते हैं। तो अब ऐसे में जो एनबीएफसीज को टर्म डिपॉजिट की लिमिट दी गई है, उनका ये वाला हेडिंग जो है वो आरबीआई की रेगुलेशंस के अंडर आ जाएगा। तो ब्लैंकेट बैन भी नहीं है, सर्टेन कॉरिडोर्स जहाँ पे आरबीआई का रेगुलेशन वर्क करता है। ये दो फर्क समझ में आ गए। इनके कानून अलग अलग हैं दोनों के ओरिजिन में आने के, इनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ अलग अलग हैं दोनों के ओरिजिन काम रेगुलेट करने के, और इनका डिपॉजिट्स को लेकर के पूरी कंट्रोल है, और ये डिमांड डिपॉजिट तो ले नहीं सकते। तो इसी वाया अब ये पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स में डील कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते पेमेंट्स एंड सेटलमेंट में डील। मतलब अपने नाम पे चेक लिख के इशू करके नहीं दे सकते, चेक बुकें नहीं मिलेंगी, बैठे रहो बस, है ना। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स में नहीं आ सकते, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग कैरेक्टर की फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। लेकिन किसी भी बैंक में खाता खुलाओ, पहले चेक बुक इशू हो जाएगी, क्योंकि वो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स में डील करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के वाया देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बैंकिंग साइड पे 74% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है। एनबीएफसीज में 100% तक आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउड हैं। एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में 100% तक आपको फॉरेन पोर्टफोलियो आप होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर कोई पैसा रखा गया है तो जो आपका क्रेडिट है, जो भी आपको क्रेडिट गया है, जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं, तो आपके डिपॉजिट्स और आपके क्रेडिट्स, बैंक के डिपॉजिट्स और बैंक के क्रेडिट्स इंश्योर्ड हैं, इंश्योर किए गए हैं। ओके, एक संस्था है जो उसे इंश्योर करेगी। अभी तक लिमिट है 5 लाख की, तो 5 लाख तक के आपके जो डिपॉजिट्स हैं बैंक्स के पास वो सिक्योर हैं, वो कंपनी आपको, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा दे देगी। इतनी बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर रखा गया पैसा उसके तहत सिक्योर्ड नहीं है। ओके, इतनी बात समझ में आई।
तो डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, इंश्योरेंस, गारंटी स्कीम जो है उसका बेनिफिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को नहीं मिलता, लेकिन बैंकिंग इंटरमीडियरीज को मिलता है। आपका 5 लाख तक वहाँ सिक्योर है। इसके तहत अब यहाँ पर आप पैसा जमा कराएंगे तो इनके ऊपर शर्त है, वो शर्त ये है कि इन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन लेने होंगे। आपको जब भी अपनी एफडी प्रमोट करेंगे 8, 8.5%, 9%, तो ये आपको ये बताएंगे कि हमारी AAA क्रेडिट रेटिंग है, हमारी AA क्रेडिट रेटिंग है, स्टार क्रेडिट रेटिंग है। तो इनकी जो रेटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, डिपॉजिट्स रेटिंग या क्रेडिट रेटिंग्स। तो ये अपनी रेटिंग्स दिखा करके आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि आओ आओ पैसा जमा करा लो, पर ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर करेंगे। तो इतने सारे पैरामीटर्स पर ये बैंक से अलग काम कर रहे हैं, इतने सारे पैरामीटर्स पर दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बैंक्स। ओके, इनके आने के कई लाभ हो जाते हैं सोसाइटी में। बैंक्स जहाँ पर जिन क्षेत्रों में पैसा इन्वेस्ट करने में डरते हैं या उनकी एक्सपर्टीज़ की कमी है, वो रिस्क लेने से अवर्ट करते हैं हमेशा, या उनकी एक्सपर्टीज़ की कमी है, या उनका उस मार्केट को स्टडी नहीं किया, उनकी समझ नहीं है, या उतने रिमोट कस्टमर से जुड़े नहीं हैं, वहाँ पर NBFCs आती हैं और लेंड करती हैं। दे कैन लेंड। आप देख लीजिए, कभी भी आपको बैंकों से लोन जल्दी नहीं मिल रहा है, NBFCs में जाइए मिल जाएगा। ओके, तो आपको वहाँ से लोन मिल जाएगा, तो लोन दे देते हैं। तो रिमोट एरियाज़, खासतौर पर रूरल एरियाज़, और रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर लें, रूरल एरिया से फ़ंड मोबिलाइज़ करना, जैसे चिट फंड्स के वाया कह लीजिए, रूरल एरियाज़ में लेंडिंग करना, बड़े स्तर पर कंपनीज़ को लेंडिंग करना, जिन कंपनीज़ को हेसल फ्री क्रेडिट एक्सेस करना है, ज़्यादा लंबी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते, वो सारी जगहों पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, फंड्स मोबिलाइजेशन की बात हो, मनी सर्कुलेशन की बात हो, लेंडिंग डाइवर्सिफिकेशन करना, अलग अलग प्रोडक्ट्स में लेंड करना, अलग अलग उद्योग को लेंड करना, अलग अलग कस्टमर को लेंड करना, लेंडिंग डाइवर्सिफिकेशन करना हो, देश के लेवल पर सेविंग्स को प्रमोट करना हो, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना हो, कैपिटल फॉर्मेशन करना हो, ये सारी चीज़ों में उपयोगी साबित होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जैसे कि शैडो बैंकिंग। तो शैडो बैंकिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन दैट आस्पेक्ट। ओके, इवन मैं आपको बता दूं कि बैंक्स के पास स्टाफ की कमी कई बार होना, एक्सपर्टीज़ की कमी होना, और उन पर कार्रवाई हो जाती है, तो रिस्क लेने की टेंडेंसी ना होने के कारण स्टाफ भी, बैंक भी सेफ क्या समझता है, कस्टमर को लेंडिंग की बजाय सीधा NBFC को लेंड कर दो। तो बैंक्स, अब आप पूछेंगे NBFCs के पास जब सेविंग अकाउंट नहीं खुला सकते, और इतनी सारी NBFCs के पास तो टर्म डिपॉजिट भी नहीं, तो पैसा किधर से आता है? पैसा आ जाता है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, पैसा मोबिलाइज कर लेते हैं, ज़्यादातर पैसा बैंकों से आ जाता है। ओके, तो बैंक्स इनमें निवेश कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा खासा इंटरेस्ट देते हैं। तो इनका हाई इंटरेस्ट देना ही लोगों को अट्रैक्ट करता है ज़्यादातर, क्योंकि उसी के दम पर ये गेम खेल रहे हैं। क्योंकि अगर ये हाई इंटरेस्ट ऑफर नहीं करेंगे तो इनके पास पैसा ना बैंकों से आएगा ना ग्राहकों से आएगा। कारण ये है क्योंकि ये हाईली रिस्क ओरिएंटेड है, गारंटीज़ की कमी है ना। तो ऐसा माना जाता है कि शैडो बैंकिंग घातक भी है। 2008 का अमेरिका में जो क्राइसिस आया, बैंकिंग क्राइसिस, जो कि बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस में बदला, उसका कारण था शैडो बैंकिंग का ओवरवेलमिंगली लेंडिंग कर देना। बहुत ओवरवेलमिंग मैनर में लेंडिंग की शैडो बैंकिंग ने, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ने, और बाद में रिकवरीज हो नहीं पाई। उन NBFCs में दुनिया के 3 बड़े बैंकों ने पैसा डाला हुआ था। जब उन नॉन बैंकिंग NBFIs की रिकवरीज नहीं हुई तो फाइनली फिर बैंकों को भी रिकवरी नहीं आई। जब बैंकों को रिकवरी नहीं आई, कस्टमर का पैसा डूबा। ये बात जैसे ही फैली, सारे कस्टमर्स ने पैसा निकालना चाहा, बैंक रन हो गए, पैसा नहीं दे पाए। ओवरऑल खबर फैल गई, शेयर बाजार गिर गया, धड़ाम हो गया सब कुछ। लीमन ब्रदर्स और बड़े बड़े बैंक्स गिर गए रातों रात ही, सब धड़ाम, सब क्रैश। तो इस तरह से एक लंबा दौर चला इकोनॉमिक क्राइसिस का। लोगों को अपने घर औने पौने दाम में 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार डॉलर में अमेरिका में घर बिके थे। तब आपको पता होना चाहिए, तगड़े तगड़े घर बिके थे, क्योंकि पैसा सारा शेयर मार्केट में या फिर बैंकों में लगा रखा था। वो तो डूब गए, प्रोविजन हो ही नहीं पाया उनसे। तो इस तरह से शैडो बैंकिंग कम रेगुलेटेड होने के कारण बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग मैनर में काम करती हैं, अग्रेसिव होते हैं लोग। पैसा जिनके प्रोफाइल्स रिस्की हैं, जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स कमज़ोर हैं, जो शायद उतने वर्दी भी नहीं हैं, उनको भी पैसा लेंड कर देना। और दूसरी तरफ हाई इंटरेस्ट प्रॉमिस किए हुए हैं डिपॉजिटर को या फिर बैंक को ही, तो फिर इनसे भी हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप। तो सामने वाला उतनी प्रॉफिटेबली अगर बिजनेस नहीं चला पाया जितना उसको एक्सपेक्टेड है। तो ये है कि ये गेम सारी हाई रिस्क पर, अग्रेशन पर टिकी है। जब तक तो इकोनॉमी का साइकिल अच्छा चलता रहता है, चीज़ें ठीक चलती रहती हैं, थोड़ा बहुत भी सेटबैक लगे ये गिर जाते हैं। तो इसका एक अंडरकरंट ये निकलता है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो क्रिपल डाउन हो जाता है, टूट तहस नहस हो जाता है। IL&FS
क्राइसिस आया था देश में, हमने उस पर कवरेज किया। येस बैंक के डूबने का एक बड़ा कारण IL&FS में आई हुई गिरावट ही थी। एक तगड़ी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी थी, कई बैंकों का पैसा उसमें लगा हुआ था, देश भर में वो कई तरह से प्रोजेक्ट चला रहे थे, निवेश LIC का पैसा लगा था उनमें। लेकिन जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारी रिकवरियाँ नहीं आ रही हैं, हमने आगे जिनमें पैसा लगाया था वहाँ से पैसा वापस नहीं आ रहा है, एकदम से सब गिर गया, सब ध्वंस हो गया। तो लगातार मांग हो रही है इन पर रेगुलेशंस कसी जाएँ, इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जो इन्हें फुलफ़िल नहीं करने की ज़रूरत जितनी बैंकों को है, वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये फुलफ़िल करें, ये अपने एसेट्स मेंटेन करें हेल्दी मैनर में। आप देखें कि एसेट्स कितने हेल्दी हैं, अनहेल्दी एसेट्स को प्रून करें, ख़त्म करें, हेल्दी एसेट्स मेंटेन करें, डिपॉजिट्स को बेहतर तरीके से मेंटेन करें, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो पैसा निकलवाना चाहते हैं उसका एक रेशियो मेंटेन किया करें। तो बैंकिंग रेगुलेशन में अगर आप तो CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारी मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम सब फॉलो कर रहे हैं, आप उस मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन इधर ये तो कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारी रेगुलेशंस, ऑडिटिंग्स, अकाउंटेबिलिटी, कैपिटल एडिक्वेसी, इन सारे फ्रंट्स पर ये चूक जाती हैं, जिसी कारण इन्हें फ्री हैंड मिलता है। और उस फ्री हैंड के कारण ये डाइवर्स रेंज में लोन्स दे पाती हैं, डाइवर्स कस्टमर्स को दे पाती हैं, जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनको दे पाती हैं। दूर दराज के प्रोजेक्ट्स में पैसा, जो प्रोजेक्ट्स अभी प्रॉमिसिंग है, शायद पोटेंशियल अच्छा है पर रिस्की है, पहली बार है, उनमें पैसा लगा पाती हैं। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए इनोवेशन को प्रमोट करती हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स को जन्म देती हैं, वेल्थ क्रिएटर्स को जन्म दे रही हैं, वेल्थ क्रिएशन में योगदान दे रही हैं, रोज़गार बढ़ाने में मदद दे रही हैं। तो इसलिए दुनिया की ज़रूरत तो है ये, क्योंकि भिन्न क्षेत्रों में रोज़गार को बढ़ाना, नए नए प्लेयर्स को जन्म देना, जिन क्षेत्रों में अभी तक कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं, उन क्षेत्रों में सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाना, है ना। वेंचर कैपिटलिस्ट इसी में आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी इसी में आते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट नए नए वेंचर शुरू करने के लिए आपको पूंजी देते हैं, तो रिस्की है, सीड फंड प्रोवाइड करते हैं, ये जो शार्क टैंक में बैठ जाते हैं आकर के सब। तो इस तरह से ये सारे इसमें आ जाते हैं, चिट फंड से लेके, वेंचर कैपिटलिस्ट से लेके, इंश्योरेंस से लेकर के, वो मैंने बताया इंश्योरेंस, सारे इसी में आ जाते हैं। तो ये इनोवेशंस को बढ़ाने में, डाइवर्स रेंज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में, डाइवर्स रिसोर्स मोबिलाइजेशन होने में, फुल पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में, GDP ग्रोथ में, नेशनल इनकम ग्रोथ और पर कैपिटा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट तो करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बस वही है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लूज़ है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से गिर भी पड़ते हैं। तो अनरिलायबल, अनअकाउंटेबल मैनर में, नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में लेंडिंग्स जो हो जाती हैं, उसके कारण ये होता है कि अनवर्दी प्रोफाइल्स में पैसा चला जाता है, प्रोजेक्ट्स की लगातार ट्रैकिंग नहीं की जाती, वो डूब रहे होते हैं और पैसा वापस नहीं आ रहा होता, ये चीज़ टाइमली नहीं देखी जाती है। और इन चीज़ों से नुकसान ये हो जाता है कि ओवरऑल जनता की गाढ़ी कमाई से पैसा जब उन्होंने सीधा जमा कराया या फिर उन्होंने बैंकों में कराया, LIC में, इनके वाया जाना इनके पास, वो डूबता है और पूरे देश को नुकसान होता है। तो ये नुकसान का कारण भी, इसलिए लगातार इन पर चेक बढ़ाने की बात हो रही है। ओके, तो दे आर वर्किंग लाइक अ बैंक, बट दे आर नॉट बैंक बिकॉज दे आर लीगल, एब्सोल्युटली लीगल, डिफरेंट लॉज के अंदर आ रहे हैं। तो शैडो इकोनॉमी की तरह शैडो बैंकिंग में समझ लें, शैडो वर्ड लग गया तो इलीगल है। They are legal, they are coming from the different laws, they have a regulatory authority, they are working as a legitimate, उनके दफ्तर हैं भाई, जाओ घूमो फिरो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शैडो बैंकिंग ये है क्योंकि बैंक की परछाइयों की तरह चल रही हैं ये, पर पूरी तरह से बैंक नहीं है, बैंक रेगुलेटरीज के अंदर नहीं आती, वो अथॉरिटी के अंदर नहीं आती, वो प्रोसीजर इन्हें फॉलो नहीं करने पड़ते जैसा बैंक फॉलो करता है, पर काम लगभग वही कर रही है बैंकों वाला। तो ये है एक काम है। तो इस समय तो सबकी फेवरेट बनी हुई है भाई, हिट है पूरी, ओके रिपोर्ट चल रही है, आई बात समझ में। तो SMEs को बहुत पैसा यहाँ से आता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर की पूछे तो किधर जाएंगे भाई, इधर ही जाएंगे। तो एक यहाँ पर जाएंगे तो अपना सेंट्रल ये अपना शेखो ग्रैंड होटल वाला जो चौंक है, वहाँ पर देखें PKF, पंजाब कश्मीर फाइनेंस, PKF के बोर्ड भी लगे रहते हैं लगातार। आसान किस्तों में ट्रैक्टर के लिए, गाड़ी के लिए, वहाँ पर तुरंत आपको लोन मिल जाएगा, बैंकों में चाहे ना भी मिल रहा हो, आपकी प्रोफाइल कमज़ोर है, ब्याज बहुत ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि उनका रिकवरी का तरीका बड़ा चाक चौबंद है। ऐसे देख लेते हैं आपको, कहते हैं ओके घर भी भेज देंगे एक आदमी की, देख ले सब कुछ, तो जल्दी मिल जाएगा। ओके, देयर आर मैनी, कई तरह के हाउसिंग लोन्स हैं, नेशनल हाउसिंग बोर्ड उसे देखता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, कई तरह के हाउसिंग लोन वाले ही प्रोडक्ट्स हैं, वो भी इन्हीं में आती हैं, NBFCs में, वो भी इन्हीं में आती। ओके, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में ये लोन देते हैं, उस एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं जिसमें शायद हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग या तो हाथ नहीं डालना चाहती, एक्सपर्टीज़ की कमी है, रिस्क को अवर्ट करती है, अकाउंटेबिलिटी से डरती है, कार्रवाइयाँ होने से डरती हैं, जिससे बैंकिंग कल्चर में एक पैरालिसिस आ जाता है और इकॉनमी रुक नहीं सकती। तो इकॉनमी क्या है, ऑर्गेनिक डिमांड क्या है, पैसा चाहिए, वो अपने लिए नए खिलाड़ी पैदा कर लेते हैं और ये हैं वो नए खिलाड़ी,
और फिर सरकारों को इन्हें मान्यता भी देनी पड़ती है, इनके लिए सिस्टम बनाने पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे इन पे भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कसेंगे सिकंजा, और फिर तीसरा धड़ा खड़ा हो जाएगा। ये चलता रहेगा, रक्त बीज पैदा होते रहेंगे, क्योंकि जरूरत है अगर तो होते रहेंगे, समाज ऐसे चलता रहेगा। ओके, समाज की निवेश की जरूरत है, समाज को पूंजी की जरूरत है, समाज खिलाड़ी पैदा कर लेगा। उन खिलाड़ियों को सुचारू ढंग से चलाना ये राज्य की व्यवस्था का काम है। राज्य की व्यवस्था उतना भी टाइट ना कर दे कि वो प्रोडक्टिव ना रह पाए, उतना भी लूज ना कर दें कि वो रिस्की हो जाए, डिवास्टेटिंग हो जाए सोसाइटी के लिए। ये बैलेंस अचीव करना ही अच्छे आरबीआई गवर्नर का या अच्छे सीबीआई ऑफिसर का या चेयरमैन का काम है। वो अच्छे या बुरे किस आधार पर कहलाते हैं, इसलिए बैलेंस, नॉट टू टाइट, नॉट टू मच कंप्लायंसेस जो उनको वर्क ही ना करने दे, और नॉट वेरी लूज कि जो उन्हें एनार्किस्ट बना दे और इकोनॉमी ले डूबे, दोनों नहीं, बीच का रास्ता। ओके, थैंक यू सो मच।